So hello everyone, this is me Komal. Thank you so much everybody for clicking this video. मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सर्वश्रेष्ठ 50 से ज़्यादा यानी कि 50+ बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि लगातार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और आपकी भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, महादेवी वर्मा को किस काव्यधारा का मीरा कहा जाता है। अब महादेवी वर्मा को मीरा तो कहा जाता है, पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है, परंतु कौन सी काव्यधारा का कहा जाता है ये प्रश्न में पूछा गया है। इससे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जैसे कि यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मीरा हम महादेवी वर्मा जी को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी है छायावाद, ऑप्शन नंबर डी है प्रगतिवाद। सो गाइस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि महादेवी वर्मा को छायावाद की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने हम लोग देखेंगे। अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रगतिवाद से संबंधित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न प्रगतिवाद से संबंधित कुछ इस प्रकार है कि पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए संवत 1918 से 1936, ऑप्शन नंबर बी संवत 1936 से 1943 तक लगभग, ऑप्शन नंबर सी संवत 1943 के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवत 1950 के बाद। तो जो प्रगतिवाद की समय सीमा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी कि संवत 1936 से 1943 तक लगभग। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा, प्रगतिवाद का मूल आधार क्या है। रहस्यवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद। कोई भी वाद होता है ना, युग होता है, तो उसका कुछ मूल आधार होता है। किसी में प्रेम की, भक्ति की, किसी में रहस्यवाद की, किसी में मार्क्सवाद की, बहुत चीज़ें बात की जाती हैं। तो आप ये बताइए कि जो प्रगतिवाद है उसका मूल आधार क्या है। प्रगतिवाद का मूल आधार मार्क्सवाद है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा, युगांत और ग्राम्या किसकी रचनाएं हैं। अब यहाँ से दोनों क्लियर हो जाएगा, या तो पूछा जाएगा युगांत किसकी रचना है या तो ग्राम्या किसकी रचना है। तो आप इसका आंसर दे दोगे। ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिवमंगल सिंह सुमन की। तो युगांत और ग्राम्या है ये रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत जो है युगांत को छायावाद का अंत भी माना जाता है और प्रगतिवाद की शुरुआत भी, यानी कि ये जो युगांत है इसकी महत्वपूर्ण बात कुछ इस प्रकार है कि इसे हम छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत दोनों मानते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर डी शिवमंगल सिंह सुमन की। तो कुरुक्षेत्र और जो रश्मि है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और जो कि रचना है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। कौन कौन सी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। याद रखेंगे कई बार एग्जाम में आया है, टॉप 50 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। नागार्जुन किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर डी नई कविता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद। नागार्जुन जो है ये प्रगतिवाद काव्यधारा, नागार्जुन जो है ये प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा कि प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सौंदर्य का चित्रण करना या फिर सामाजिक यथार्थ और शोषितों की व्यथा, रहस्यवादी भावना या फिर व्यक्तिवादी प्रेम। मैंने बताया था कोई भी वाद रहेगा, युग रहेगा, काल रहेगा, समय रहेगा, कुछ न कुछ विशेषता उसकी अवश्य होती है। तो जो प्रगतिवाद है इसकी प्रमुख विशेषता थी कि ये सामाजिक यथार्थ और शोषितों की व्यथा का वर्णन करता था। एक प्रश्न आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यामा किसने लिखा है। मैंने आप लोग को बताया भी है, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि यामा किसने लिखा है। सोनमाटी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, शिवमंगल सिंह सुमन की, नागार्जुन की या फिर केदारनाथ अग्रवाल की? तो जो सोनमाटी है वो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे तो इम्पॉर्टेंट ही लेके आई हूँ, तो फिर उसमें से भी कुछ वो हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, वैसे तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब पूछा जाएगा ना तो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि पढ़े नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन ना झेलनी पड़े, इसके लिए आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी कविता का संग्रह है? नागार्जुन की या फिर केदारनाथ अग्रवाल की, मुक्तिबोध की या त्रिलोचन की? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये किसकी कविता का संग्रह है? यह है केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ अगर आपको टॉपर बनना है तो आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अकाल और उसके बाद, ये किसके कविताएं हैं? केदारनाथ अग्रवाल की, त्रिलोचन जी की, नागार्जुन जी की या फिर मुक्तिबोध जी की? तो अकाल और उसके बाद ये जो कविता संग्रह है ये है नागार्जुन जी की। मैंने पहले ही बोला इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न, ताप के ताए हुए दिन, ये किसकी रचनाएं हैं? कहने को कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप सोचोगे कि दीदी ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, हम इसे क्यों पढ़ें, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और दरअसल ऐसा होगा, जब आप सोच करके जाओगे ना कि ये एग्जाम में नहीं आएगा तो एग्जाम में वही आ जाता है और फिर मुंह बना करके चले आएंगे, पता चला हमें आ ही नहीं रहा होगा। ताप के ताए हुए दिन, ये किसकी रचना है? त्रिलोचन जी की, नागार्जुन जी की, शिवमंगल सिंह जिन्हें हम प्रेम से सुमन कहते हैं इनकी, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की? तो ताप के ताए हुए दिन जो है वो है त्रिलोचन जी की रचनाएं। अब इसके बाद अगला हमारे सामने है प्रयोगवाद और नई कविता। अब हम जितने प्रश्न देखेंगे वो संबंधित होंगे प्रयोगवाद और नई कविताओं से। एक्चुअली मैं आप लोग को ये ऐसा मेन हेडिंग बताने का मतलब ये है कि अगर कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ना कि आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो हो सकता है कि अगर आपको प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पता हो तो आप उसे कर सकते हो। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936, 1943, 1951 या 1959? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय जी की, धर्मवीर भारती की, रघुवीर सहाय की? बिना यहाँ से आंसर देखे कमेंट बॉक्स में तुरंत पहले बताइए, फिर मैं आंसर दूंगी कि कौन था। लेकिन कुछ बच्चे तो बड़े चालाक होंगे, वो देख लिए होंगे कि यही वाला आंसर होगा, तो अब जान जाइए कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरी। सॉरी, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। अब करते हैं, तो हरी घास पर क्षण भर जो है वो रचना है वो रचना है अज्ञेय जी की।
अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की, मुक्ति बोध जी की, धर्मवीर भारती जी की, रघुवीर सहाय जी की। तो ये रचना है मुक्ति बोध जी की। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना है मुक्ति बोध जी की। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बार बार कितना बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे महत्वपूर्ण लेकर के आई हूँ। कनुप्रिया और अंधायुग किसकी रचनाएं हैं? अज्ञेय जी की, मुक्ति बोध जी की, धर्मवीर भारती जी की या फिर रघुवीर सहाय जी की। अगर आपको यही पता होगा कि ये अंधायुग भी इनकी है, मान लीजिए अगर आपको पता है कि अंधायुग किसकी रचना है, तो भाई उसी का कनुप्रिया भी हो जाएगा। अगर कनुप्रिया पता है तो उसी का अंधायुग भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मवीर भारती जी की। नेक्स्ट हमारे सामने इस प्रकार है, नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रगतिवादी चेतना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनास्था, रहस्यवादी भावना या राष्ट्रीय चेतना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, रघुवीर सहाय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी। अगला है लोग भूल गए हैं, ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, रघुवीर सहाय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी कि रघुवीर सहाय की ये रचना है क्या लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट है, बांस का पुल और एक सूनी नाव किसकी रचनाएं हैं? कुंवर नारायण की, रघुवीर सहाय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। बांस का पुल और एक सूनी नाव दोनों रचनाएं हैं। एक्चुअली मैंने तो सच बताऊं, रियलिटी ये वाला प्रश्न पहली बार मैं देख रही हूँ, मैंने नहीं सुना है, लेकिन आप लोग को बताते बताते मुझे भी आ गया कि बांस का पुल और एक सूनी नाव जो है ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह को किस कवि के रूप में जाना जाता है? प्रकृति का चितेरे, ये हम किसे कहते हैं? ये तो हम कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरे, प्रकृति से अत्यंत प्रेम था इन्हें, तो हम कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। कवियों का कवि हम कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जन कवि, राष्ट्र कवि गलत ऑप्शन है। अगला आपके सामने है, समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता। इससे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आपको सब जान करके रखना है। समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता। धूप के धान किसकी रचना है? मुक्ति बोध की, गिरजा कुमार माथुर की, अज्ञेय जी की या शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है धूप के धान। सांझ की एक रात किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, कुंवर नारायण की, चंद्रकांत देवताले की। चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रकांत देवताले, सांझ की एक रात ये कविता है इनकी। मगध किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की, अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की या विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से सड़क तक ये किसकी रचना है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, राजेश जोशी की या अरुण कमल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि संसद से सड़क तक ये रचना है धूमिल की।
अशोक वाजपेयी किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अशोक वाजपेयी जी, ये किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? कहानीकार, कवि और आलोचक, उपन्यासकार, नाटककार। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, कवि और आलोचक। अगला है मिश्रित प्रश्न, यानी कि इसमें सारे काल मिलाकर के दिए जाएंगे, जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया। पार्ट 1 में भी हमने बहुत सारा देखा था इसके पहले। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? आदिकाल, भक्तिकाल, श्रृंगार काल, आधुनिक काल। तो रीतिकाल में प्रधान है श्रृंगारिकता की, अर्थात इसका दूसरा नाम है श्रृंगार काल। प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, प्रगतिवाद युग के। तो प्रेमचंद्र जी वो थे द्विवेदी युग के। इनका लेखन द्विवेदी युग से शुरू होकर प्रगतिवादी युग तक विस्तृत है, लेकिन मुख्य पहचान द्विवेदी युग में बनी। तो यानी कि द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग दोनों हैं। अगर मान लीजिए द्विवेदी युग ऑप्शन में नहीं रहा तो हम प्रगतिवादी युग भी बोल सकते हैं। अगला जो मैंने आप लोग को बताया था कि हम सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं, तो ये इन्हें किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने, या फिर रामकुमार वर्मा जी ने? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा था शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अब भाई ये तो देखिए आई थिंक सबको पता होगा कि राष्ट्रगीत ये जो है, बिना आंसर देखे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन होंगे। अब मैं इसे देखती हूँ कि किसे पता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल या फिर मैथिली शरण गुप्त जी? तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है राइट आंसर, फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है वंदे मातरम। अगला है कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? कबीरदास जी आपने पढ़ा होगा कौन से काव्य धारा के कवि थे? निर्गुण प्रेम मार्गी, निर्गुण ज्ञान मार्गी, सगुण राम भक्ति, सगुण कृष्ण भक्ति। आंसर बी विल बी राइट आंसर, निर्गुण ज्ञान मार्गी। ये कबीर कवि थे इसके, क्योंकि वो निर्गुण परम ब्रह्म में विश्वास भी रखते थे। छायावाद को बृहत्त्रयी में कौन शामिल है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो छायावाद की जो बृहत्त्रयी है इसमें शामिल है महादेवी वर्मा जी। इसमें प्रशांत, पंत, निराला है, और लघुत्रयी में महादेवी, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, प्रगतिवाद युग के। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं वो हैं द्विवेदी युग के। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, सूरदास ने, नाभादास ने। तो अष्टछाप आई थिंक सूरदास जी ने किया था, लेकिन ये तो विठलनाथ दिखा रहा है। अरे हाँ याद आया, सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि थे, लेकिन स्थापना की थी विठलनाथ जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा, छायावाद की अंतिम रचना किसे माना जाता है? कामायनी को, पल्लव को, युगांत को, यामा को? तो इसका आंसर हो जाएगा युगांत। मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया है कि छायावाद की जो अंतिम रचना है उसे हम युगांत मानते हैं, जिसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा था।
जयशंकर प्रसाद जी की अति महत्वपूर्ण महाकाव्य रचना कामायनी ये कौन से दर्शन पे आधारित है? अद्वैतवाद के दर्शन पे या फिर शैव दर्शन के, प्रत्यज्ञ भिज्ञा दर्शन पे, द्वैतवाद के या विशिष्ट द्वैतवाद के? तो कामायनी आधारित है शैव दर्शन, प्रत्यभिक्षा दर्शन पर आधारित। अगला है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक धर्मवीर भारती जिसके प्रमुख हैं, तो कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी कि 7 कवियों की रचनाएं संकलित है तार सप्तक में। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि अज्ञेय जी के पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या शिवदास सिंह चौहान, या रामविलास शर्मा, या नेमीचंद जैन। तो जैसे कि अज्ञेय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट है कि दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र के लिए, रश्मिरथी के लिए, उर्वशी के लिए, या परशुराम की प्रतीक्षा के लिए? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो मिला था उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न, निराला की किस रचना पर उन्हें आलोचकों का विरोध झेलना पड़ा? अनामिका, परिमल, जूही की कली, या फिर तुलसीदास? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी कि जूही की कली। निराला की किस रचना पे उन्हें आलोचकों का विरोध झेलना पड़ा? जूही की कली। अगला है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था किसने? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है, कबीरदास जी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि हम कबीर की भाषा को अवधी, ब्रजभाषा, सधुकड़ी, खड़ी बोली क्या कहते हैं? तो कबीरदास जी की भाषा को हम कहते हैं सधुकड़ी। नेक्स्ट है कि सूरदास किस रस के सम्राट कहे जाते हैं? वीर रस के, श्रृंगार रस के, वात्सल्य रस के, या शांत रस के? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सूरदास जी जो है इन्हें हम वात्सल्य रस के सम्राट कहते हैं। ये कृष्ण जी से ज़्यादा प्रभावित हैं, अर्थात उनके बारे में इन्होंने बहुत लिखा। अगला, रीतिमुक्त कवियों की प्रमुख विशेषता क्या थी? लक्षण ग्रंथों की रचना करना, प्रेम की पीर की व्यंजना करना, अलंकार प्रयोग करना, या देशभक्ति? तो रीतिमुक्त कवियों की प्रमुख विशेषता थी प्रेम की पीर की व्यंजना करना। अगला है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1965 में? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1954 में। भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा ने, और या फिर नामवर सिंह ने? तो भारतेंदु जी जो थे उनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहे थे रामविलास शर्मा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी। बहुत ही कम समय में हमने 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।